तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेल चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। और हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल का कुछ ओवरव्यू, सेल की कुछ ब्रीफली हमने उनकी शेप्स पढ़ी थी, कुछ हमने उनके फंक्शंस पढ़े थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे सेल के जो हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली करे थे या सेल के जो हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली और फंक्शंस थे, उन फंक्शंस को हम लोग करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेली। जो सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं हमारे सेल में प्रेजेंट हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर, यानी कि वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, कैसे होंगे, क्या उनके फंक्शंस हैं, और हर एक ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो क्या होगा। तो सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने क्या बताया था कल जब हमने ओवरव्यू किया था सेल का, कि सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। जी हाँ। तो सेल मेम्ब्रेन अगर आउटर मोस्ट लेयर है तो वो क्या काम कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी बिल्डिंग के बाहर जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग में अंदर जा रहे हैं, तो आपको गेट पर वहां पर कौन खड़ा हुआ मिलेगा, एक गार्ड खड़ा हुआ मिलेगा। उस गार्ड का क्या काम है कि जिसको वो चाहता है वो अपनी मर्जी से उसको एंट्री कराए, जिसको वो चाहता है वो अपनी मर्जी से उसको एग्जिट कराए। तो अगर सेल मेम्ब्रेन एक सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, ही इज गार्डिंग द सेल। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अपने सेल को गार्ड कर रही है। तो उसका सबसे पहला काम होगा, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। किसी भी जो सब्सटेंस को एंट्री देनी है या एग्जिट करनी है, ये काम किसका होगा, सेल मेम्ब्रेन का। अब दूसरी चीज, अगर आपके हाथ में अथॉरिटी हो कि मुझे अलाउ करना है किसी को एंट्री एग्जिट के लिए, आप लोग क्या करेंगे, कि आप सबको अलाउ करेंगे कि हाँ हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, या क्या करेंगे आप करेंगे जो मेरा फेवरेट पर्सन होगा, जिसके लिए जिससे मुझे फायदा होगा, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, आप उसकी एंट्री कराएंगे, उसकी शायद एग्जिट ना कराएं। और जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसकी हम क्या कराएंगे, उसकी हम एंट्री नहीं कराएंगे। उसी तरीके से क्या जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबकी एंट्री करा देगा, नहीं। सेल मेम्ब्रेन भी किसकी एंट्री कराएगा, जो उसके लिए फायदेमंद होगा, जो उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा उसकी एंट्री नहीं कराएगा। इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी। सेमी मीन्स हाफ, आधा, कंप्लीटली नहीं, तो हाफ। ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, परमिट करना, वो हाफ ही सब्सटेंस को परमिट करता है, अलाउ करता है अंदर आने के लिए। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कॉमनली क्वेश्चन आता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा फंक्शन हमने कर लिया, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। बड़ा सिंपल, एंट्री एग्जिट को अलाउ करेगा। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। अगर एंट्री एग्जिट पे बैठा हुआ है, वो एंट्री एग्जिट देख रहा है, तो इन शॉर्ट वो प्रोटेक्शन ही कर रहा है सेल की। एंड इट इज मेड अप ऑफ बायलिपिड लेयर। बाय मींस अगेन टू। ठीक है। दो लिपिड की लेयर्स हैं, उन दो लिपिड की लेयर से बना हुआ है आपका सेल मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्लांट सेल। क्योंकि प्लांट सेल की लेयर क्या है, सेल वॉल। प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होगी। यही एक डिफरेंस अगर मैं बोलना चाहूं कि एक मेजर डिफरेंस जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको देखते ही पता चलेगा, वो ये होगा कि एनिमल सेल की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती है, इररेगुलर शेप हो सकती है, और प्लांट सेल की शेप हमेशा फिक्स्ड होगी और एक रिजिड सरफेस जैसा होगा। किस वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। ठीक है जी। तो सेल वॉल इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल। बिल्कुल सही है, ये प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल। ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मतलब मुझे अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्केलेटन देखा है, हड्डियों का ढांचा देखा है, आप उसको इमेजिन करो, हड्डियों का ढांचा है और उसके ऊपर फिर आपकी स्किन है, सारे टिश्यूज हैं, जो भी है उसके ऊपर बना हुआ है। तो बेसिक जो फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी को किसने दिया, एक स्केलेटन ने। उसी तरीके से जो इसका बेसिकली फ्रेमवर्क किसने दिया है, एक सेल वॉल ने। बाहर से वो जैसे हमें जिस शेप का नजर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, सेल वॉल की वजह से। ठीक है जी। इन प्लांट्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। इसी में अगर हम बात करते हैं कि एनिमल के अंदर तो है ही नहीं, अगर इसी में बोलूं मैं कि फंगल जो सेल है
ठीक है। फंगल सेल के अंदर सेल वॉल किस चीज की बनी है? फंगल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है बेटा, तो सेल वॉल कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमारी आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी, प्लांट सेल एनिमल सेल इन बोथ द सेल्स। उसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल सिर्फ होगी हमारे प्लांट सेल में। चलिए आगे, नोट डाउन कर लिया है, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज जेल लाइक फ्लूइड, फ्लूइड है लेकिन जेलिश लाइक है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट बहुत कम है, जेल लाइक जो फ्लूइड होता है ऐसा है। दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल बट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं एक सेल ड्रॉ करती हूं, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका सेल हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और बेटा यहां है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो ये वाला एरिया है ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक, अब साइटोप्लाज्म के लिए लिखा हुआ है फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के तो अंदर की तरफ फिल हो रखा है ये, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ फिल हो रखा है। समझ आया सबको पहला पॉइंट कि इट इज अ जेल लाइक फ्लूइड दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर की तरफ फिल है और न्यूक्लियस के बाहर की बाउंड्री की तरफ फिल है, ठीक है, बट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। आगे, इट इज मेड अप ऑफ वाटर हो सकता है, इसमें सॉल्ट होंगे, प्रोटीन्स होंगे और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होंगे। ठीक है, किस चीज का बनेगा साइटोप्लाज्म हमारा? वाटर का, सॉल्ट्स का, प्रोटीन्स का एंड कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। डन, आगे चलते हैं। इट इज द मीडियम फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। हमारे सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, हम खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, एटीपी बन रहा है, व्हाटएवर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो होंगी कहां पर? आपकी साइटोप्लाज्म में। तो इट इज द मीडियम फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका जो मीडियम है, उनकी जो साइट है, उनकी जो लोकेशन है वो कहां है? साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट पेज है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था हमारे कि न्यूक्लियस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली। इसको तो बेटा स्टार मार्क कर ही लीजिए आप, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। न्यूक्लियस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आप आगे जाके बायो लेना चाहते हैं 11th-12th में, न्यूक्लियस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, उसके आसपास मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन के अंदर है एक ऑर्गेनेली, तो इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विद इन अ सेल। सेल के अंदर ऑर्गेनेली है और ऑर्गेनेली के बाहर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अच्छा इसकी मेम्ब्रेन का नाम बताइए जरा, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। जो न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन का नाम बताइए जरा, हमने लास्ट क्लास में किया था। जी हाँ, उसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही, ठीक है। दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जिसकी वजह से हम हमारे पेरेंट्स से सेम है, हमारा जो कैरेक्टर्स है, हमारे जो ट्रेड्स है, हम रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स की वजह से। क्योंकि अगर क्रोमोसोम नहीं होंगे, क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं होंगे तो हम लोग जो है उनसे रिजेंबल नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने बोला न्यूक्लियस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इन अ सेल। ठीक है, आगे इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ऑफ कोर्स सारी जो एक्टिविटीज हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, उसको कंट्रोल करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर ब्रेन क्या काम करता है? काम तो जो भी सारी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी को एक्शन मिल रहा है, जो भी हाथों को, पैरों को, जो भी एक्शंस आ रहे हैं, वो एक्शंस दे कौन रहा है? ब्रेन दे रहा है। उसी तरीके से जो हमारा पूरा सेल है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको कौन जो है डिसीजंस दे रहा है कि आपको ये करना है, आपको इस तरीके से करना है? ब्रेन। ठीक है, तो हमारे सेल का ब्रेन कौन हुआ? न्यूक्लियस। एंड लास्ट, इट इज द होम ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सेम डीएनए, हमारे डीएनए का
मेन रिजर्वायर डीएनए कहाँ रहता है, कहाँ लोकेटेड है, तो न्यूक्लियस में, इसीलिए इसको बोला इट इज द होम ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये कर लिया है बेटा, समझ आए हैं तीनों पॉइंट? नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे आपकी विश हो, फटाफट से कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है जी, चले नेक्स्ट पेज है हमारा गोल्गी बॉडी। अच्छा, इसको करने से पहले मैं इससे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारी जो सेल है, सेल ऑर्गेनेली के अंदर एक सिस्टम है, ठीक है जी, जिसको हम बोल रहे हैं एंडो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसके बाद जो हम 2-3 ऑर्गेनली पढ़ेंगे वो पार्ट होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों होगा? क्योंकि जो भी हम अभी ऑर्गेनली पढ़ेंगे और जो भी इनके फंक्शंस होंगे ये आपस में रिलेटेड होंगे। आपस में रिलेटेड का मतलब है कि एक का काम है, उसी का काम दूसरे से रिलेटेड है, फिर दूसरे ने अपना काम किया, फिर उसका काम तीसरे से रिलेटेड है। तो इस तरीके से 2-3 ऑर्गेनली है हमारे पास जिनका जो काम है, जिनका जो फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए वो पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला है, जिसमें सबसे पहले आता है गोल्गी बॉडीज। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले आती है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो है इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। ये बेटा पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने की? तो इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था गोल्गी बॉडीज को। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्टियोजोम्स। ठीक है, इनको एनिमल सेल में हम लोग गोल्गी बॉडी के नाम से पहचानेंगे और प्लांट सेल के अंदर हम लोग डिक्टियोजोम के नाम से ही पहचानेंगे। अगर आपको कहीं डिक्टियोजोम भी लिखा मिलता है तो उसका मतलब भी क्या है? गोल्गी बॉडीज ही है। ठीक है जी, तो इनको डिक्टियोजोम के नाम से भी पहचाना जा सकता है। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। डन। इसके बाद इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स। मेनली गोल्गी बॉडी का काम है कि प्रोटीन साइज उसके पास बनकर उसने उन प्रोटीन्स को पैक किया। ठीक है, तो इसका काम हो गया इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स, thus it is a part of एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो मैंने आपको पहले बताया कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कुछ पार्ट्स करेंगे और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट में गोल्गी बॉडी भी आता है, क्योंकि इसका काम क्या है, आप इस फंक्शन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसका काम है पैकेजिंग ऑफ, इसका काम है बेटा पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है जी, गोल्गी बॉडी से काम है पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन्स की या लिपिड्स की क्या करता है? पैकेजिंग करता है, इसीलिए पार्ट है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। सेकेंड है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ER भी बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक और R फॉर रेटिकुलम। ठीक है जी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं इसको हम। ER आर ऑफ 2 टाइप्स। जो ER होंगे वो आपके 2 तरीके के। एक चीज ER जो है वो न्यूक्लियस के आसपास ही मिलेगा आपको स्ट्रक्चर वाइज। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको जो ER है वो न्यूक्लियस के आसपास ही मिलेगा हमेशा। तो ER जो है वो 2 तरीके का होगा बेटा, एक RER दैट इज रफ, ठीक है, दूसरा SER विच इज स्मूथ। ठीक है, RER फॉर रफ एंड SER फॉर स्मूथ। ठीक है, अब रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है? रफ और स्मूथ में ये डिफरेंस है, आप डायग्राम में अगर देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है, सर्कल सर्कल स्फीयर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उनके पास राइबोसोम अटैच आपको दिख पा रहे हैं तो वो आपका RER है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसी तरीके से अगर हम देख पा रहे हैं कि दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर कोई भी इस तरीके की राइबोसोम नहीं है, कोई भी आउटग्रोथ प्रेजेंट नहीं है उसके ऊपर, तो उसको हम बोल पाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है बेटा नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो वेसल्स हैं, बहुत सारे वेसिकल्स हैं, उनका नेटवर्क बना हुआ है, तो इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि नेटवर्क बोला है। 2 तरीके के हो गए, RER और SER। RER have ribosomes on their surface। RER जो होगा उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसका नाम रफ है। एंड इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और ये क्या चीज करेगा? ये सिंथेसिस में हेल्प करेगा किसकी? प्रोटीन्स की।
Whereas जो SCR होंगे, SCR do not have ribosomes, SCR के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होंगे, thus they have smooth surface, और इसीलिए उनके पास क्या होगा, एक स्मूथ सरफेस होता है। ये सबको समझ आया? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दो ऑर्गेनेली समझ आया सबको, एक हो गया गोल्गी बॉडीज और दूसरा हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि RER ने बनाया प्रोटीन, ठीक है जी, प्रोटीन बनने के बाद किसके पास गया, गोल्गी बॉडीज के पास गया, गोल्गी बॉडीज ने क्या करा उसको, गोल्गी बॉडीज ने किया उसकी पैकिंग, ठीक है। अब जब आप कभी कोई चीज रैप कर रहे हो, आप कभी कोई चीज गिफ्ट रैप कर रहे हो, कोई पैकिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जितनी आपने शीट ली होती है, जब आप किसी भी बॉक्स पे उसको रैप कर रहे हो, तो क्या सारी की सारी शीट रैप हो जाती है, कहीं कटिंग की जरूरत पड़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज है वो निकलेगी, इस तरह की चीजें भी होती है। तो जब यहाँ पर क्या किया, गोल्गी बॉडीज ने जब प्रोटीन को पैक किया, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकला होगा वहां से, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को कौन रखेगा, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रखेगा लाइसोसोम्स, ठीक है जी, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रखेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो तीन हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं जो पार्ट मानी जाती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, जिसमें क्या क्या आएगा आपका, एक गोल्गी बॉडीज, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तीसरा है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है जी। लाइसोसोम्स के लिए आते हैं, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी कि ऑर्गेनेली उसके आसपास, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गेनेली है, इसके आसपास अगर डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन के अंदर है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं बेटा, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्टार मार्क करेंगे, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर सकते हैं, जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो उसके यूज का नहीं है, जो उसे काम नहीं आएगा, वो उसको क्या कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा, बस्ट आउट कर देगा अपने खुद के सेल को। वो जितना वेस्ट मटेरियल है उसको सेल को अपने अंदर ले जाकर लाइसोसोम उसको बस्ट आउट कर देता है, यानी कि अपने खुद के सेल को बस्ट आउट कर देता है, ठीक है। इट बर्स्ट इट्स ओन सेल, वो अपने खुद के सेल को बर्स्ट आउट कर देता है, thus इट इज नोन एज सुसाइडल बैग्स। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, जो अपनी इच्छा से मृत्यु कर रही हैं, जिनको इच्छा मृत्यु मिल रही है वो सुसाइड कही जाती है। तो उसी तरीके से अगर लाइसोसोम्स अपने आप को खुद किल कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ समवन एल्स, किसी और की वजह से कर रहे हैं, चाहे अपने सेल को क्लीन करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स, ठीक है बेटा। अगली ऑर्गेनेल पे चलिए तो नेक्स्ट हमारा है बेटा, नेक्स्ट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, पावर हाउस का क्या मतलब है, समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी हाउस, कुछ ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी हाउस से रिलेटेड है, एनर्जी हाउस से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है, तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए ही बोला जाता है कि हमारी बॉडी में, हम सेल की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में हमारे सेल के अंदर अगर कभी भी एनर्जी की जरूरत है, कभी भी एनर्जी हमें लानी है, एनर्जी हमें चाहिए कहीं से भी, तो कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज it generates energy which is needed for the biochemical reactions। ये एनर्जी बना भी सकता है, स्टोर भी करता है, किसके लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। जो भी रिएक्शंस होनी है हमारे साइटोप्लाज्म में, रिएक्शंस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो होंगी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है जी। तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी उसकी एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें, माइटोकॉन्ड्रिया से। It stores energy in the form of ATP। ATP के फॉर्म में स्टोर करता है वो। ATP क्या है आपकी, जैसे मैं बोलूं आपको कि मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, तो जो रुपए है ये क्या है भाई, करेंसी है ना हमारी, कहीं की करेंसी डॉलर है, कहीं करेंसी रुपए है, तो जो रुपए जो हम यूनिट लगा रहे हैं क्या है, करेंसी है। उसी तरीके से जो ATP है, ATP इज करेंसी। कितनी एनर्जी चाहिए, 36 ATP, कितनी एनर्जी चाहिए, 2 ATP। तो ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है, हम एनर्जी को गिनेंगे कैसे, ATP के फॉर्म में। तो इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP which is known as the energy currency of the cell। इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि हम इसको एनर्जी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलें बेटा, इतना समझ आया है।
नेक्स्ट है वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल का एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, वैक्यूल आप प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल में जब वैक्यूल देख पा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो ऑलमोस्ट 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। प्लांट सेल की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ही वैक्यूल है। ठीक है, और यही बात करें अगर एनिमल सेल में देखिए, अब एनिमल सेल के हम वैक्यूल को देखें अगर, तो एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या दिखेगा आपको कि एनिमल सेल का वैक्यूल तो बहुत छोटा है, वो तो 10 to 15% स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। तो यही मेजर डिफरेंस है कि आप वैक्यूल देख के ही डिफरेंस बता सकते हैं कि जो प्लांट सेल है उसका वैक्यूल काफी लार्जर होता है, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जो एनिमल सेल है उनका वैक्यूल छोटा होता है, बहुत स्मॉल साइज ऑक्यूपाई करता है। ठीक है जी, तो वैक्यूल भी क्या है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली which is much larger in plant cell as compared to animal cell। अच्छा बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि जो वैक्यूल है आपका उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो उसकी मेम्ब्रेन का क्या नाम है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है बेटा उसका नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होगी उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, इट स्टोर्स वेस्ट मटेरियल, जो आपका वैक्यूल है वो भी क्या स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को ही स्टोर करेगा। तो वैक्यूल हमारा इस तरीके से यहाँ पर इतना टॉपिक में खत्म होता है। इसके बाद प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड भी बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये भी सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा, प्लास्टिड्स भी एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक प्लांट सेल का। वही लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल द प्लांट्स, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एनिमल्स में नहीं मिलेगा। आगे दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं प्लास्टिड। ठीक है, सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, और लास्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें हम, तो क्लोरोप्लास्ट आपने काफी बार सुना हुआ है, सुना हुआ नाम है क्लोरोप्लास्ट, आपने काफी बार पढ़ा भी होगा बुक्स में या टीचर से सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो भी प्लांट देख पा रहे हैं, जो भी आप पेड़ देख पा रहे हैं, उसकी स्टेम जब वो यंग है, ठीक है, एक यंग प्लांट है, तो उसकी स्टेम और उसके लीव्स दोनों कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और उस ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का फंक्शन कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है लीव्स को या स्टेम को। तो क्लोरोप्लास्ट में लिखा हुआ है इट इज ग्रीन इन कलर, राइट, क्लोरोप्लास्ट क्या ग्रीन कलर का है एंड इट प्रोवाइड्स कलर टू स्टेम एंड लीव्स, और ये कलर प्रोवाइड कर रहा है किसको, स्टेम को और लीव्स को। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमो वर्ड मीन्स है कलर। ठीक है, आप पेड़ पे स्टेम के अलावा, लीव्स के अलावा और क्या देख पा रहे हैं, क्या आप पेड़ के ऊपर फ्रूट देख सकते हैं, आप पेड़ के ऊपर फ्लावर देख पा रहे हैं। अगर आपने देखा तो आपने कौन कौन से कलर के फ्रूट्स या कौन से कलर के फ्लावर्स देखे। सबसे पहले फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर या तो आपने येलो देखा होगा, रेड देखा होगा, पिंक देखा होगा, और इस तरीके के फ्लावर जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। उनको कौन कलर प्रोवाइड कर पा रहा है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है जी, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या लिखेंगे, इट इज ऑरेंज एंड येलो इन कलर, ऑरेंज येलो कलर का होता है क्रोमोप्लास्ट, रेड कलर का भी हो सकता है, एंड प्रोवाइड्स कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर। और ये किसको कलर प्रोवाइड करता है, फ्रूट को और फ्लावर को। लीव्स और स्टेम के अलावा जो भी एरियल पार्ट्स बच गए हैं हमारे पास पेड़ के लिए, उनको कौन कलर देगा, क्रोमोप्लास्ट। अब अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो बेटा ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर ही नहीं है। अगर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है तो वो किसको कलर दे रहा होगा, रूट्स को। इट इज द कलरलेस प्लास्टिड व्हिच गिव्स कलर टू द रूट्स। ये किसको प्रोवाइड करता है कलर, रूट्स को, जो कि कलरलेस है, व्हाइटिश, बिल्कुल लाइट व्हाइटिश है, तो कलरलेस प्रोवाइड हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने किए 10 सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, काउंट वाइज देखेंगे, 10 सेल ऑर्गेनेलीज करी हमने। एक बार रिवाइज करेंगे दोबारा से। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद हमने की सेल वॉल, नंबर 2, नंबर 3 हमने किया साइटोप्लाज्म, ठीक है, नंबर 4 हमने किया न्यूक्लियस, ठीक बेटा, नंबर 5 पे गोल्गी बॉडीज, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आ चुका है, गोल्गी बॉडीज, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंड लाइसोसोम्स। ये जो 3 ऑर्गेनेली है ये किसका पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ये तीनों किए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया कवर हुआ हमारा आज, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ये 10 सेल ऑर्गेनेलीज हमने आज की क्लास में किए।
कीप रिवाइजिंग ऑल द पॉइंट्स। आप एक बार पढ़ने के बाद अगर उसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, इट विल फिक्स्ड टू योर मेमोरी। ठीक है जी, आप एक बार पढ़ने के बाद एक बार उसको रिवाइज भी करिए दोबारा, ताकि आपको वो याद रहे चीजें आसानी से।